एक 4 साल का बच्चा जो अपने पेरेंट्स को कहता है कि वो उसके असली माँ बाप नहीं है। वो बताता है कि उसका असली नाम कुछ और है। उसका घर एक दूसरे शहर में है और उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक रियल लाइफ केस है जिसने डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या ये बच्चा झूठ बोल रहा था या उसे सच में अपना पिछला जन्म याद था? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माइंड मैट्रिक्स, इंडिया का वो अड्डा जहां हम साइंस, मिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी के सबसे बड़े सवालों का जवाब ढूंढते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार। पुनर्जन्म यानी री इनकारनेशन एक ऐसी कॉन्सेप्ट जिसे हमने बचपन से अपनी दादी नानी की कहानियों में, गीता के श्लोकों में और बॉलीवुड फिल्म्स में देखी और सुनी है। आत्मा अमर है, ये बस शरीर बदलती है। ये लाइन हम सबके लिए फेमिलियर है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है, एक अंधविश्वास, या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जिसे मॉडर्न साइंस अब समझने की कोशिश कर रहा है? आज के इस वीडियो में हम पर्दे के पीछे जाएंगे। हम देखेंगे उन हैरान कर देने वाले रियल लाइफ केसेस को, उन साइंटिस्ट्स की रिसर्च को जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस मिस्ट्री को सोल्व करने में लगा दी, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि साइंस इसके बारे में आखिर कहता क्या है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सफ़र आपके दिमाग की तार हिला देगा। और हाँ, अगर आपको ऐसी माइंड बेंडिंग टॉपिक्स पसंद है तो अभी की अभी माइंड मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए मिलते हैं एक ऐसे इंसान से जिसने इस अंधविश्वास को साइंटिफिक स्क्रूटनी के अंदर लाने की हिम्मत की। इनका नाम था डॉक्टर इयान स्टीवनसन। ये कोई साधु या बाबा नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में साइकेट्री डिपार्टमेंट के हेड थे। डॉक्टर स्टीवनसन ने 1961 में एक डिवीज़न शुरू किया जिसका नाम था डिवीज़न ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज़। इसका काम था ऐसी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना जिन्हें मेन स्ट्रीम साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो उन्होंने किया क्या? हाउ डिड ही वर्क? उन्होंने दुनिया भर से, खासकर इंडिया, श्रीलंका और बर्मा जैसे देशों से पुनर्जन्म के क्लेम्स के 2500 से ज़्यादा केसेस को डॉक्यूमेंट किया। उनका मेथड बहुत स्ट्रिक्ट था। वो बच्चों से तब मिलते जब वो बहुत छोटे होते थे, 2 से 4 साल, ताकि उन पर बाहरी दुनिया का इन्फ्लुएंस कम से कम हो। वो बच्चों से ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते थे, जैसे तुम्हें क्या याद है, ना कि क्या तुम्हें अपना पिछला जन्म याद है, ताकि वो उन्हें लीड ना करे। वो बच्चों के बताए गए डिटेल्स को नाम, गांव, फैमिली मेम्बर्स, मौत का कारण क्रॉस वेरीफाई करने के लिए इंडिपेंडेंट टीम्स भेजते थे। चलिए उनका सबसे फेमस इंडियन केस देखते हैं, द केस ऑफ शांति देवी। ये बात है 1930s की। दिल्ली में एक 4 साल की बच्ची शांति देवी अचानक से अपने पेरेंट्स को कहती है कि उसका असली घर मथुरा में है और उसका पति एक कपड़े का व्यापारी है। वो अपने पति का नाम केदारनाथ चौबे बताती है और अपने घर का पूरा एड्रेस भी। शुरू में तो पेरेंट्स ने सोचा बच्ची कल्पना कर रही है, लेकिन जब शांति देवी मथुरा की लोकल डायलेक्ट में बात करने लगी जो उसने कभी सीखी ही नहीं, तो वो भी परेशान हो गए। कहाँ चली गई थी तू? केस इतना फेमस हुआ कि महात्मा गांधी ने इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमेटी बनाई। शांति देवी को मथुरा ले जाया गया। ट्रेन स्टेशन पर उतरते ही उसने एक अनजान आदमी को पहचान लिया और कहा, ये मेरे जेठ जी है। और वो सच में केदारनाथ के बड़े भाई थे। उसने ना सिर्फ अपना पुराना घर बिना किसी हेल्प के ढूंढ लिया, बल्कि घर के अंदर जाकर बताया कि यहाँ ज़मीन के नीचे मैंने पैसे छिपाए थे। जब केदारनाथ ने कंफर्म किया कि उसकी पत्नी लुगड़ी देवी यानी शांति देवी का पिछले जन्म का नाम उसने मरने से पहले सच में कुछ पैसे छिपाने की बात की थी, तो वहां मौजूद हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। आपको क्या लगता है एक 9 साल की बच्ची जो कभी मथुरा गई ही नहीं इतने स्पेसिफिक डिटेल्स कैसे जानती थी? लेकिन ये एक अकेला केस नहीं था। अमेरिका में जेम्स लेनिंगर का केस है। एक 2 साल का बच्चा जो रात में एयरप्लेन क्रैश, प्लेन ऑन फायर चिल्लाकर उठता था। उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि वो एक अमेरिकन पायलट था जिसका प्लेन वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज ने मार गिराया था। उसने अपने प्लेन का नाम नेटोमे बे, अपने दोस्त का नाम जैक लार्सन और जहां वो क्रैश हुआ उस जगह का नाम इवो जिमा तक बता दिया। उसके फादर, जो शुरू में बिलीव नहीं कर रहे थे, ने रिसर्च की और उनके होश उड़ गए। हर एक डिटेल 100% सही थी। एक पायलट जिसका नाम जेम्स एम हस्टन जूनियर था आखिरी बार नेटोमा बे एयरक्राफ्ट कैरियर से ही उड़ा था और इवो जिमा के पास ही क्रैश हुआ था। डॉक्टर स्टीवनसन ने एक और कमाल की चीज नोटिस की।
कई केसेस में बच्चों के शरीर पर उनके पिछली मौत के निशान थे। जिसे गोली लगी थी उसके शरीर पर उसी जगह पर बर्थमार्क यानी जन्म चिन्ह था। जिसे एक्सीडेंट में चोट आई थी उसके जिस्म पर वैसा ही निशान था। डॉक्टर स्टीवनसन ने इस पर एक पूरी किताब लिखी, री इनकारनेशन एंड बायोलॉजी, अ कंट्रीब्यूशन टू द एटियोलॉजी ऑफ बर्थमार्क्स एंड बर्थ डिफेक्ट्स। तो ये केसेस सुनकर लगता है कि पुनर्जन्म 100% सच है, राइट? इट सीम्स प्रूवन। लेकिन होल्ड ऑन, साइंस इतनी आसानी से हार नहीं मानती। अब हम कोइन का दूसरा साइड देखेंगे। लेट्स एंटर द स्केप्टिक्स कॉर्नर। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, क्रिप्टोमेंसिया यानी हिडन मेमोरी। मतलब आपने कोई चीज़ कहीं सुनी या पढ़ी हो, टीवी पर देखी हो या किसी कन्वर्सेशन में सुनी हो, आप उसे कॉन्शियसली भूल गए, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई। बाद में वही मेमोरी एक ओरिजिनल थॉट या पास्ट लाइफ मेमोरी बनकर सामने आती है। हो सकता है शांति देवी ने अपने किसी रिश्तेदार से मथुरा के उस परिवार की कहानी सुनी हो और बचपन में उसे भूल गई हो सकता है जेम्स लेनिंगर ने टीवी पर वर्ल्ड वॉर 2 की कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो। इट्स अ पॉसिबिलिटी। डॉक्टर स्टीवनसन की क्रिटिक्स कहती हैं कि कई केसेस में पेरेंट्स चाहे अनजाने में ही सही बच्चे को लीड करते हैं। जब एक बच्चा हल्की सी अजीब बात कहता है तो पुनर्जन्म में बिलीव करने वाले पेरेंट्स उसे एनकरेज करते हैं, और बताओ बेटा, और क्या याद है बेटा। ये लीडिंग क्वेश्चंस बच्चे के दिमाग में फॉल्स मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं। इंडिया जैसे देश में जहाँ पुनर्जन्म एक कॉमन बिलीफ है, इसकी इन्फ्लुएंस और भी ज़्यादा हो सकती है। क्रिटिक्स ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि डॉक्टर स्टीवनसन और उनकी टीम उन्हीं डिटेल्स पर फोकस करती थी जो मैच हो जाती थी, और जो डिटेल्स मैच नहीं होती थी उन्हें बच्चे की गलती कहकर इग्नोर कर देती थी। इसे कहते हैं कंफर्मेशन बियास। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। अगर पुनर्जन्म होता है तो होता कैसे है? वो आत्मा या कॉन्शियसनेस क्या है? वो एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रैवल कैसे करती है? उसकी मेमोरीज स्टोर कहाँ होती है? ब्रेन तो मरने के साथ ही ख़त्म हो जाता है, तो ये मेमोरीज कहाँ से आ रही है? अब तक इन सवालों का कोई सॉलिड बायोलॉजिकल या फिजिकल आंसर नहीं है, और जब तक हाउ का आंसर नहीं मिलता साइंस इसे एक फैक्ट नहीं मान सकती। तो क्या ये एंड ऑफ द रोड है? क्या पुनर्जन्म बस एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है? शायद नहीं। अब हम साइंस के उस फ्रंटियर पर जा रहे हैं जहां रूल्स थोड़े अजीब हो जाते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्वांटम फिजिक्स। कई फिजिसिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट अब ये मान रहे हैं कॉन्शियसनेस यानी चेतना शायद हमारे ब्रेन का प्रोडक्ट है ही नहीं। हो सकता है कॉन्शियसनेस ब्रेन से नहीं बल्कि यूनिवर्स की फैब्रिक से आती हो। फिजिक्स का एक फंडामेंटल लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ना बनाई जा सकती है ना मिटाई जा सकती है, वो बस फॉर्म्स बदलती है। कुछ क्वांटम फिजिक्स बिलीव करते हैं कि इन्फॉर्मेशन के साथ भी ऐसा ही होता है। आपकी मेमोरीज, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सेल्फ, ये सब इन्फॉर्मेशन ही तो है। जब आप मरते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है? क्या ये यूनिवर्स के क्वांटम लेवल पर स्टोर हो जाती है? ऑक्सफोर्ड के नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट डॉक्टर रोजर पेनरोस और डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरॉक ने एक थ्योरी दी है जिसका नाम है ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्ट रिडक्शन और इसको सिंपल भाषा में समझे तो उनका कहना है कि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स नाम के टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्वांटम लेवल पर काम करते हैं और यूनिवर्स के फंडामेंटल कॉन्शियसनेस से जुड़े होते हैं। उनके मुताबिक जब हम मरते हैं तो ब्रेन के अंदर की ये क्वांटम इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो बस यूनिवर्स में वापस चली जाती है, और कभी कभी ये इन्फॉर्मेशन किसी नए ब्रेन में किसी नए शरीर में रिबूट हो सकती है। ये थ्योरी डॉक्टर स्टीवनसन के केसेस को एक्सप्लेन कर सकती है। वो आत्मा या कॉन्शियसनेस एक क्वांटम इन्फॉर्मेशन पैकेज हो सकता है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, ये एक हाईली डिबेटेड थ्योरी है, इसे अभी तक प्रूव नहीं किया जा सका है, पर ये एक ऐसी दिशा जरूर दिखाती है जहाँ साइंस और स्पिरिचुअलिटी आपस में मिलते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों, हमने कहाँ से शुरू किया था? दिल्ली की एक छोटी बच्ची शांति देवी से, फिर हम गए अमेरिका के वॉर पायलट के केस तक। हमने देखा डॉक्टर इयान स्टीवनसन का रिगरस रिसर्च, और फिर हमने साइंस के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को भी समझा, और आखिर में हमने क्वांटम फिजिक्स के माइंड बेंडिंग पॉसिबिलिटीज को भी एक्सप्लोर किया। तो सवाल वही है, क्या पुनर्जन्म सच है? इसका जवाब हाँ या ना में देना शायद अभी पॉसिबल नहीं है। ये एक ऐसी पजल है जिसके कुछ पीसेस हमें मिल गए हैं, लेकिन पूरी तस्वीर अभी भी बाकी है। एक तरफ है हजारों सालों का विश्वास और हजारों रियल लाइफ केसेस जो इसकी तरफ इशारा करते हैं, दूसरी तरफ है साइंस जो हर चीज़ का प्रूफ मांगता है, जो हाउ एंड वाई के बिना कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता। शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। शायद कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं। जैसे 1000 साल पहले किसी इंसान के लिए इंटरनेट एक जादू होता, वैसे ही शायद हमारे लिए कॉन्शियसनेस का नेचर अभी एक जादू है।
द फाइनल आंसर मेरे पास नहीं है। द आंसर लाइज इन फ्यूचर रिसर्च एंड इन योर ओन परसेप्शंस। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है इन सब फैक्ट्स और थ्योरीज को सुनने के बाद आपका माइंड क्या कहता है? क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, इसने आपकी क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा भी जगाया, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए जिनके साथ आप ऐसी माइंड ब्लोइंग डिस्कशन करना चाहते हैं। और माइंड मैट्रिक्स पर ऐसे ही और एक्साइटिंग सफ़र पर चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं अमित कुमार और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।